नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक और मिलिट्री स्ट्राइक के बाद अब भारत ने फाइनेंशियल स्ट्राइक करने का फैसला किया है। भारत अब वर्ल्ड बैंक के सामने पाकिस्तान के टेरर कनेक्शन के सबूत देगा। वर्ल्ड बैंक से इस्लामाबाद को होने वाली फंडिंग रोकने को कहेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से $20 बिलियन का कर्ज हासिल करने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान टेरर स्टेट बन चुका है, इसलिए पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देनी चाहिए, फंडिंग बंद करनी चाहिए। अब पाकिस्तान को 20 बिलियन तो क्या, एक पाई भी नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा भारत ने FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की है, ताकि भविष्य में पाकिस्तान को किसी देश से कर्ज न मिल सके। IMF ने एक हफ्ता पहले पाकिस्तान को $1.4 बिलियन की मदद दी है। भारत ने IMF के इस लोन पर ऑब्जेक्शन किया है। IMF को इस बात के सबूत सौंपे हैं कि उससे मिले पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवादियों को पालने पोसने में कर रहा है। अब IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई कंडीशंस लगाई हैं। पाकिस्तान में इस पर क्या रिएक्शन है, और अगर पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? क्या वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को लोन देने से इनकार करेगा? इन सब बातों की चर्चा करेंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंधु समझौते को रद्द करने के फैसले पर पाकिस्तान किस कदर परेशान है। पाकिस्तान के नेताओं ने इसे मोदी का वाटर बम क्यों करार दिया। पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि अगर इस वाटर बम को डिफ्यूज न किया गया तो पाकिस्तान भूख से मर जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि पानी को लेकर पाकिस्तान की फौज और हाफिज सईद कैसे एक ही स्वर में बोल रहे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं भारत की फाइनेंशियल स्ट्राइक की। भारत अब वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान की घेरेबंदी करेगा। सरकार अब इन सभी इंटरनेशनल एजेंसी से कहेगी कि पाकिस्तान को पैसे की मदद बंद की जानी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद को स्पॉन्सर करने के लिए पाकिस्तान की फंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे रोकना होगा। इसके पहले कदम के तहत भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF से डिमांड करेगा कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जाए। FATF ने पाकिस्तान को 2022 में अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। अब अगर पाकिस्तान को दोबारा FATF की लिस्ट में डाल दिया गया तो पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और पेरिस क्लब जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से कर्ज नहीं मिलेगा। भारत ने वर्ल्ड बैंक और IMF से कहा है कि वो पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद करें, क्योंकि पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है। IMF ने पिछले साल ही पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन अप्रूव किया था, जिसमें से $1.4 बिलियन पाकिस्तान को इसी महीने मिले हैं। पाकिस्तान के ऊपर $224 बिलियन का कर्ज है, जो GDP के 70% के बराबर है। भारत के कड़े रुख के बाद IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को जो पैसा दिया गया है वह भी उसके रिजर्व बैंक में जमा है। इसे पाकिस्तान की सरकार बजट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ उन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में होगा जिसके लिए यह दिया गया है। IMF ने कहा कि उसकी टीम इस फंड के इस्तेमाल पर नजर रखेगी, और अगर पाकिस्तान इस फंड का मिसयूज करता है, फंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, तो भविष्य में उसे IMF से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। The first is that IMF financing पहली बात तो ये है कि IMF अपने सदस्यों को जो वित्तीय मदद देता है वो भुगतान के संकट जैसी समस्याओं से निपटने के लिए देता है। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से मिलने वाले पैसे उस देश के केंद्रीय बैंक के खाते में जाते हैं, और IMF प्रोग्राम के तहत इन पैसों का इस्तेमाल सरकार के बजट में नहीं होता। इन पैसों को केंद्रीय बैंक सरकार को बजट में मदद के लिए नहीं दे सकता। तीसरा पॉइंट ये है कि इस कार्यक्रम के तहत देशों को कुछ शर्तों के तहत मदद दी जाती है।
मिसाल के तौर पर इनमें विदेशी मुद्रा के रिजर्व का मसला जुड़ा होता है। इसमें केंद्रीय बैंक से वहां की सरकार को कोई भी मदद नहीं देने की शर्त होती है और इस कार्यक्रम के तहत कुछ और शर्तें भी होती हैं जिनका मकसद संबंधित देश की वित्तीय स्थिति को सुधारना होता है और निश्चित रूप से कार्यक्रमों की शर्तों का उल्लंघन करने पर भविष्य में पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली मदद पर बुरा असर पड़ सकता है। would of course impact भारत ने पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज को रोकने की कोशिश शुरू की तो पाकिस्तान में हलचल हुई। पाकिस्तान के नेताओं ने शहबाज शरीफ की सरकार से सभी पार्टियों के नेताओं की कमेटी बनाकर इस आने वाले संकट से निपटने के लिए रणनीति बनाने की गुजारिश की। नेशनल असेंबली में जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, पाकिस्तान की माली हालत कैसी है ये बात किसी से छुपी नहीं है और भिखारियों की बात कोई नहीं सुनता, ये भी सब जानते हैं, इसलिए सतर्क हो जाना चाहिए। कामरान मुर्तजा ने कहा, शहबाज शरीफ की सरकार और पाकिस्तानी फौज भारत से जंग की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन बेहतर होगा पहले हम अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें, मिल बैठकर मुल्क की माली हालत को सुधारने की रणनीति बनाएं, वरना दुनिया में पाकिस्तान की कोई नहीं सुनेगा। ये कहना बड़ा शायद आसान है कि हम उसके ऊपर जो है ना फायर करके मार सकते हैं, मगर एक किसी की मईशत जो है वो $700 बिलियन पे खड़ी हो और किसी की 15-16 बिलियन डॉलर्स पे खड़ी हो और वो भी उधार के मांगे तांगे पे, उनके दरमियान इंसाफ दुनिया में भी नहीं हुआ करता। इंसाफ का पैमाना जो है वो यही रहता है जो हमारे यहाँ सब जगह पे रहता है। दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, गरीब और अमीर के दरमियान इंसाफ का पैमाना डिस्टर्ब होता है। तो पहले हम एक दफ़ा एक कमेटी इस पे फॉर्म कर लें, मुख्तलिफ जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो इसमें शामिल हो, हमको रेमेडीज़ का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बम मारना है, उनके दरमियान उन्होंने जो खाला से शादी की है उसकी तलाक करवानी है, क्या करना है, उसके बाद जो है ना फिर मेरा ख्याल है। इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान को IMF का लोन मिल कैसे गया। फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी ने लिखा है कि इसके लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। ब्रह्म चेलानी का दावा है कि पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख एक डील की वजह से बदला। उन्होंने याद दिलाया कि थोड़े दिन पहले ट्रंप ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि पाकिस्तान से अमेरिका को झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला, नथिंग बट लाइज एंड डिसीट। लेकिन अब ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक ही नजर से क्यों देख रहे हैं? ब्रह्म चेलानी के मुताबिक ट्रंप के रुख में बदलाव की वजह ट्रंप की फैमिली से जुड़ी क्रिप्टो फर्म की डील है। ब्रह्म चेलानी ने ट्विटर पर लिखा कि 26 अप्रैल को पाकिस्तान ने WLF नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप साइन की। इस फर्म के डेलीगेशन को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने रेड कार्पेट वेलकम दिया। ब्रह्म चेलानी का आरोप है कि क्रिप्टो बिजनेस से ट्रंप की फैमिली को बिलियंस का फायदा हुआ। अब इसको लेकर दो तरह की बातें सामने आई हैं। एक तो यह कि पाकिस्तान की WLF से डील तो हुई, पर बिलियंस का फायदा हुआ या नहीं हुआ इसका कोई सबूत नहीं है। दूसरा ऑब्जर्वेशन यह है कि पाकिस्तान को IMF का लोन इस डील की बदौलत मिला। मुझे लगता है कि इस मामले में किसी फाइनल फैसले तक पहुंचने से पहले और डिटेल्स आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के सामने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है पानी को लेकर। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में दोनों तरफ के लोग, फौज के अफसर, सब पानी को लेकर परेशान हैं, क्योंकि आम पब्लिक रोज पानी पानी चिल्ला रही है और शहबाज शरीफ की हुकूमत इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के फैसले पर निंदा प्रस्ताव पास कर रही है। पाकिस्तान के नेताओं का कहना है कि इंडस ट्रीटी सस्पेंड करके भारत ने पाकिस्तान पर वाटर बम मारा है। पाकिस्तान में पानी की भारी कमी पहले से ही है और अब अगर भारत ने सिंधु समझौते को बहाल नहीं किया तो पाकिस्तान में भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। पाकिस्तान के सेनेटर सैयद अली जफर ने आज कहा कि उनके मुल्क के लिए इंडस वाटर ट्रीटी का मसला कश्मीर से बड़ा है। भारत ने जो वाटर स्ट्राइक की है उसका असर पूरे पाकिस्तान पर होगा। पाकिस्तान की 90% आबादी को पीने का पानी तक मैसर नहीं होगा। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है।
3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 9 में से 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही लाया करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। और इसके बाद पाकिस्तान की सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन शिबली फराज ने कहा, उन्हें तो लगता है कि भारत ने पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सारा ड्रामा सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने के लिए रचा। पाकिस्तान को उस मुद्दे पर दुनिया के तमाम मुल्कों से बात करनी चाहिए, क्योंकि सिंधु समझौते में थोड़ा बहुत हेर फेर भी पाकिस्तान की वजूद के लिए खतरनाक होगा। पाकिस्तान को इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के पानी को रोकना मकसूद था, तो एक ढोंग रचाया गया इंडिया की तरफ से और उसके जरिए उन्होंने इसको जस्टिफाई किया। आजकल ऐसी चीजें होती हैं जी, उससे जो मिलिट्री साइड का या डिफेंस का जो रिस्पांस था वो तो हो गया, लेकिन हमने हमेशा ये कहा है, हमारे लीडर इमरान खान ने भी यही कहा है कि हम इंडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बड़ा मक्कार दुश्मन है। अब ये नहीं है कि वो खामोश बैठेंगे, ये नहीं है कि वो हमारी मुखालिफत नहीं करेंगे। हर दुनिया के हर कोने में उनके मुख्तलिफ टूल्स हैं, फाइनेंशियल टूल्स एक हैं और उनकी जो दहशतगर्दी कराने का एक टूल है वो एक और है। वो दोनों हर बार वो इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को नुकसान देने का। ये खबर मैंने पढ़ी कि किसी मिनिस्टर ने कहा है कि हम इस पे बातचीत करेंगे, इस इशू पे, इंडस वाटर ट्रीटी पे। ओ भाई, कैसी बात करेंगे आप? ये एक तयशुदा मामला है, इस पे हम बात भी नहीं करेंगे। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अच्छी है बुरी है, जिस तरह है हमारी वो, हम उसमें कोई तब्दीली नहीं चाहेंगे और ना किसी को ये इजाजत देंगे, खास तौर पे इंडिया को, कि वो इसमें एक तरफा तौर पे पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो नुकसान पहुंचाए और हम उसको जो है ना बगैर किसी उसके हम प्रिपेयर्डनेस के हम उसको एड्रेस करें। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने से पाकिस्तान को कितनी मिर्च लगी है, ये तब समझ आएगा जब हम देखेंगे कि सिर्फ नेता नहीं, पाकिस्तान की फौज भी इसको लेकर परेशान है। फौज के अफसर अब आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक कार्यक्रम में पानी को लेकर तीखी तकरीर की। कहा, अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो फिर फौज भारत की सांसें रोक देगी। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। गौर करने वाली बात यह कि पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता के बयान का एक एक शब्द ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद की तकरीर की कार्बन कॉपी है। कुछ दिन पहले हाफिज सईद ने भी लश्कर के दहशतगर्दों की भीड़ के सामने यही डायलॉग मारा था कि अगर भारत ने हमारा पानी बंद किया तो हम उसकी सांसें बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। मोदी की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज, हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट बुरी तरह परेशान है। ये तो दिखाई दे रहा है, सब के सब एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन आज हमारे कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने एक बार फिर पाकिस्तान को कहा कि वो भारत से पानी मिलने की उम्मीद छोड़ दे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1960 का सिंधु समझौता भारत के लोगों के साथ बड़ा जुल्म था, अन्याय था। हमारे हक का पानी पाकिस्तान में चला गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गलती को सुधार दिया है। तो ऐतिहासिक अन्याय था। सिंधु जल समझौता जैसा अन्याय
शायद दुनिया में कहीं किसानों के साथ नहीं हुआ होगा। 80% पानी स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे दे दिया पाकिस्तान को, और केवल पानी नहीं दिया, पैसा भी दे दिया। पानी भी बहाया और पैसा भी बहाया। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस के डीएनए में ही किसानों का विरोध है। ये अन्यायपूर्ण फैसला था और हमेशा केवल अपनी छवि बनाने के लिए हमारे देश के हितों से समझौता, ये कांग्रेस की नेताओं की नीति रही है, उन सरकारों की नीति रही है। और पंडित नेहरू कहते थे उस समय कि हम पैसा देकर शांति खरीद रहे हैं, वो आतंकी खेती कर रहा है पाकिस्तान और हम पानी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी एक ही भाषा बोलते हैं, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है। ना ही ये बात किसी से छुपी है कि मोदी की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान के नेता किस कदर घबराए हुए हैं। लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि अमेरिका उन्हें बचा लेगा तो बड़ी गलतफहमी में है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे मुल्क का न कोई रोल है न होगा। अगर पाकिस्तान बात करना चाहता है तो भारत सिर्फ पीओके के मुद्दे पर बात करेगा और किसी इशू पर बात की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान में छुपे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी एक ही भाषा बोलते रहेंगे, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का भारत का संकल्प पक्का है, इसलिए पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का असली चेहरा देखा, भारतीय फौज का शौर्य देखा। ऑपरेशन सिंदूर से साफ हो गया कि पाकिस्तान और आतंकवाद अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। दुनिया भर में कई जगह पे आतंकी हमलों का जवाब दिया गया है, परंतु भारत ने जो जवाब दिया है वो एक प्रकार से अलग है। जब पहलगांव पर हमला हुआ उसके बाद हमने 8 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर थे। मगर उसमें बारीकी से समझने की यह बात है कि ना हमने पाकिस्तान के सेना के इंस्टॉलेशन को कभी तबाह किया, ना कभी एयरबेस को तबाह किया। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया, जिन्होंने हमारी धरती पर गुनाह किया था। हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। एक प्रकार से अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही है। आज योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। योगी ने कहा कि पाकिस्तान का अंत अब करीब है, क्योंकि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं और भारत उसे छोड़ेगा नहीं। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने हनुमत कथा मंडपम का उद्घाटन किया।
इस मौके पर योगी ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। योगी ने कहा, जैसे हनुमान जी ने रामचरितमानस में कहा, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, वैसे ही पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने पहलगाम में बेगुनाह लोगों को मारा तो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उन्हीं आतंकवादियों के अड्डे तबाह कर दिए। योगी ने कहा, वक्त आ गया है, पाकिस्तान अपनी जमीन से हो रहे आतंक के खेल को रोक दे, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, इसलिए उसका अंत तय है। अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था, हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। जब रावण के दरबार में गए, रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा, मैंने कहां मारा, तो उसने मुझे मारा था, मैंने उसका प्रतिकार कर दिया। अब उसकी ताकत इतने दमी नहीं था, वो मर गया तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था, धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास, 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। मुझे तो इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा करेगा। आज तो उससे उल्टी गंगा बहाई। पाकिस्तान ने कहा कि भारत पाकिस्तान में टेरर को स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान में 2 ऑर्गेनाइजेशंस, फितनुल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज, इन 2 का नाम लिया, कहा इनके जरिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद फैलाया जा रहा है। असल में पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता झूठ बोलने में माहिर हैं, रोज नया नया झूठ गढ़ते हैं, नई नई कहानियां सुनाते हैं, लेकिन दुनिया के सामने अब उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान की फौज और वहां के लीडर अपने अवाम को बहलाने के लिए इस तरह की बातें कहते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी उनकी बातों पर आजकल कोई यकीन नहीं करता। जिस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया, जिस समय पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, जब पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है, ऐसे समय में पाकिस्तान मुंह छुपाने के लिए आजकल राहुल गांधी के बयानों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। राहुल गांधी पाकिस्तानी मीडिया में छाए हुए हैं। राहुल गांधी रोज सरकार पर हमला करते हैं, एक ही बात बार बार दोहराते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेम सवाल उठाते हैं। आज उन्होंने फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया, विदेश मंत्री जयशंकर से वही पुराना सवाल पूछा। ऐसी बातों को भारत में तो ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान ने राहुल के बयानों को हाथों हाथ लिया। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने राहुल गांधी के बयानों को हेडलाइन बनाया। आपको यह भी बता देता हूं कि राहुल ने सरकार से पूछा क्या। 2 ट्वीट किए। पहला सवाल यह पूछा कि भारत ने पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया, सीज फायर की बात क्यों मानी, और दूसरा सवाल यह कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन को दुनिया के किसी मुल्क ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। और राहुल गांधी का तीसरा सवाल यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से भारत पाकिस्तान के बीच
मीडिएशन के लिए किसने कहा? राहुल ने पूछा कि मोदी सरकार ने ट्रंप के सामने झुककर भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? इसके बाद राहुल ने कह दिया कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। हालांकि राहुल गांधी जो जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब एक बार तो ट्रंप दे चुके हैं, भारत के विदेश मंत्री दे चुके हैं, विदेश मंत्रालय दे चुका है, लेकिन राहुल को जो कहना है वो कहते हैं और उसका फायदा पाकिस्तान कैसे उठाता है ये मैंने आपको दिखाया। आज रविशंकर प्रसाद ने कहा देश के खिलाफ बोलने की राहुल गांधी की आदत पुरानी है, लेकिन कम से कम ऐसे वक्त में उन्हें थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। जब देशहित का मुद्दा हो तो राहुल गांधी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो पाकिस्तान में हेडलाइन बने, सुर्खियों में आए। पहली बात आप ये बताइए कि आप विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि पारिवारिक कनेक्शन से हैं, राहुल गांधी ये देश जानता है, लेकिन इस पद पर आने के बाद थोड़ी जिम्मेवारी आप देखेंगे क्या? आपने तय किया है कि जब आप विदेश जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे कि भारत एम्बैरेस हो, और जब भारत युद्ध की स्थिति में है तो ऐसा बोलेंगे कि पाकिस्तान में तालियां बजें। थोड़ा तो समझना चाहिए। और मुझे उनके जो बड़े नेता जा रहे हैं और जो मैंने उनका कमेंट देखा है कि देश को एक स्वर में बोलना चाहिए सरकार के साथ, अच्छा है तो अभी समझेंगे। और मैं आज के दिन कोई पॉलिटिकल इसको विवाद का विषय बनाना नहीं चाहता, लेकिन संभवतः राहुल गांधी को और ट्रेनिंग की जरूरत है। देश के मुद्दों पर एक रहें, राहुल जी मैं आपसे आग्रह करूंगा, और ऐसा कुछ ना बोलें जहां आपको लेकर पाकिस्तान की मीडिया, टीवी और जनता में ताली बजे। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता राहुल गांधी की लाइन पर चल रहे हैं। राहुल गांधी जो बातें ट्वीट में कही वही बात आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कही। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ तो कैसे हुआ? इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे क्यों कर रहे हैं? क्या भारत अमेरिका के सामने झुक गया? इन तमाम बातों का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। सवाल जो राहुल जी ने पूछे हैं वे बहुत बुनियादी सवाल है और भारत की जनता जिसका जवाब चाहती है। सीज फायर कैसे हुआ? अगर प्रधानमंत्री की माने तो दो सैनिकी अफसरों ने आपस में फोन पे बातचीत करके इतना बड़ा फैसला लिया। क्या इतना बड़ा फैसला भारत के कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी पे नहीं जाना चाहिए था? अगर ये आपसी फैसला था तो ट्रंप साहब को किसने बताया कि सीज फायर हो रहा है? दूसरी बात है कि जब प्रधानमंत्री ने पटना में पहली बार एक वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने दो चीजें कही थी कि हम आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा सफाया कर देंगे, और ये भी कहा था कि जिन्होंने पहलगाम का कृत्य किया था जिसके लिए जो 4 जन जिम्मेदार है उनको कहीं भी दुनिया की आखिर तक जाके उनको पकड़ के लाके हम मिट्टी में मिलाएंगे। तो क्या आपका दूसरा वादा पूरा हुआ है? पृथ्वीराज चव्हाण के इन सवालों का जवाब कांग्रेस के ही सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने आज दिया। आनंद शर्मा विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। आनंद शर्मा उस डेलीगेशन का भी हिस्सा हैं जो दुनिया के तमाम देशों में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेगा। आज आनंद शर्मा ने कहा जहां तक मीडिएशन का सवाल है तो भारत कोई कमजोर देश नहीं है जिसे किसी के मीडिएशन की जरूरत पड़े। जहां तक सीज फायर का सवाल है तो सीज फायर तो पाकिस्तान की तरफ की पहल पर किया गया, डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद फैसला हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आनंद शर्मा ने कहा अब हमारे ऑब्जेक्टिव हासिल हो गए हैं तो युद्ध जारी रखने का क्या फायदा? आज नहीं तो कल सीज फायर तो होना ही था। कुछ फैसले सोच समझकर किए जाते हैं, इसलिए उन पर सवाल उठाना गलत है। जो मसला है ये भारत और पाकिस्तान के बीच का है, इसमें किसी तीसरे देश को मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है जहां विषय का प्रश्न है, जहां कश्मीर की बात है। दूसरी बात है कि विश्व जरूर बात करता है जब कहीं पे युद्ध होता है और ये आशंका रहती है कि ये फैल जाएगा तो आग्रह किया जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान ने भी जो लगता है आग्रह किया था, क्योंकि जो चोट पहुंची थी उसको मद्देनजर रखते हुए, और ये दोनों सेनाओं के डीजीएमओस तैयार हुए, यह जाहिर है कि उसमें दोनों सरकारों की स्वीकृति थी।
अगर ये युद्ध ज्यादा लंबे समय तक चलता तो ये नहीं कि क्षमता नहीं है, हमारे सैनिक जो हमारे बल हैं वो बहुत मजबूत है, भारत की सेना, पर युद्ध का हमेशा क्षति रहती है, ये तो आप भी मानेंगे। उसका जान माल का नुकसान बहुत बड़े रूप में होता है, क्योंकि जिस तरह के आजकल हथियार हैं। तो अगर उसमें सीज फायर हुआ है, उस पर अब ज्यादा हमको चर्चा की मैं नहीं समझता कि कोई वो लाभ मिलेगा। हमको थोड़ा विवेक से भी काम करना है। राहुल और उनके साथियों को एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी करारा जवाब दिया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे लगता है कि राहुल भैया का दिमाग खोखला हो गया है। राहुल गांधी जैसे एक बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर और भारत के लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर ऐसी बातें करना, ये मुझे लगता है कि बचपना ही नहीं, लेकिन कहीं न कहीं एक प्रकार से पूरे विश्व में भारत की शाख, भारत की जो हमारी ताकत है और हमारे प्रधानमंत्री एक उसके प्रतीक होते हैं, उनके बारे में ऐसा हल्की बातें करके ये केवल हमारे दुश्मनों के इरादों को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसी बचपने की बातें राहुल गांधी करेंगे तो ये देश का ही नुकसान कर रहे हैं और अपनी पार्टी को गड्ढे में ले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि खोखले भाषण देना प्रधानमंत्री बंद करें। खोखले भाषण से ज्यादा मुझे लगता है कि खोखला दिमाग हो गया है हमारे राहुल भैया का। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने भी आज राहुल गांधी के बयानों पर हैरत जताई। हरिवंश जी आमतौर पर शांत रहते हैं, राजनीतिक मसलों पर बहुत कम कमेंट करते हैं, लेकिन सवाल देश का है, इसलिए आज हरिवंश ने राहुल गांधी को इतिहास याद दिला दिया। राहुल गांधी से पूछा, 2004 से लेकर 2014 तक आतंकवाद की इतनी घटनाएं हुई, उस वक्त भी पाकिस्तान को इसी तरह के रिस्पांस की जरूरत थी, लेकिन तब कांग्रेस की सरकार खामोश क्यों रही? हरिवंश ने कहा, जो लोग आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोल सकते वो खामोश रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि टेररिज्म के मुद्दे पर पूरा देश एक है और मोदी सरकार ने जो एक्शन लिया है उसके साथ है। इससे अधिक स्तब्ध करने वाला, दुखद और बिल्कुल गैर जानकारी भरा कोई बयान नहीं हो सकता। मैं ऐसी 25 घटनाएं गिनाने लगूंगा जब 2004 से लेकर 14 के बीच 1000 मौके आए जब आपको कार्रवाई करनी थी। अगर आपने ये कार्रवाई की होती, 1993 से मैं गिना रहा हूं जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, उससे लेकर के मैं ये भी स्वीकार कर रहा हूं कि जब आपके संसद पर हमला हुआ था तब, उसके बाद 2004 से लेकर सीरियल ब्लास्ट होने लगे देश के हर कोने में, जहां आप निकले आपका जीवन असुरक्षित है। फिर बंबई में, और बंबई में जो कुछ हो रहा था आतंकवादी नृत्य, वो वहां से सीधे ISI वहां के सेना के हेडक्वार्टर से चलाया जा रहा था, ये दुनिया ने देखा, तब भी आप कुछ नहीं कर सके। और लिखा हुआ है शिवशंकर मेनन साहब की किताब का मैं दस्तावेज बता रहा हूं कि हमें उस देश ने इजाजत नहीं दी। आपको ये पूछने का नैतिक हक है? क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री S जयशंकर पर भी सवाल उठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को हमले के बारे में जानकारी क्यों दी। इस पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को आईना दिखाया। कांग्रेस की सरकार के वक्त पाकिस्तान के साथ किए गए समझौते की कॉपी दिखाई, कहा भारत जो भुगत रहा है वो कांग्रेस के कारनामों का नतीजा है। ये 1991 का एग्रीमेंट है। अब देखिए इसी एग्रीमेंट का ये पार्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है, केम इनटू फोर्स ऑन 19 अगस्त 1992। 92 में कांग्रेस देश का प्रधानमंत्री था, कांग्रेस की फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे और आज कांग्रेस के जितने आका हैं वो सभी उनके मंत्री थे। और ये एग्जिस्टेंस में कब रजिस्टर्ड कब किया इसको? 15 दिसंबर 1994। उस वक्त भी नरसिम्हा राव की सरकार थी। कांग्रेस ने एग्रीमेंट कर लिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी,
कहां पोस्ट होगी, एयरफोर्स कहां डिप्लॉय होगी, टेंशन यदि होगा पोस्ट होगी, नेवी कैसे पोस्ट होगी, इवन यदि हम मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी सूचना 15 दिन पहले हमको पाकिस्तान के साथ शेयर करना। ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत ही सीरियस एग्रीमेंट है और कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब इसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह के मिलिट्री डिफेंस की बातों को कैसे पाकिस्तान आतंकवादी देश के साथ शेयर करने का एग्रीमेंट किया। गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका जाने वाले भारत के डेलीगेशन को लीड कर रहे कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी कहा यह मौका पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है। सारी पार्टियों के नेता मिलकर दुनिया के सामने भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे। शशि थरूर ने कहा कि भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स का असर इंटरनेशनल इश्यूज पर नहीं दिखना चाहिए। विदेश में जो हम चाहते हैं कि वो समझे हमारी स्थिति 40 साल से क्या हम सह रहे हैं उस तरफ से, और अभी पहलगाम में क्या हुआ और उसका जवाब। सर, अमेरिका आप जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण देश है, और उसी देश को लेकर भारत में भी कंट्रोवर्सी है क्योंकि आपकी पार्टी और सरकार का मत अलग है। तो जब शशि थरूर जाएंगे तो पार्टी का मत और सरकार का मत मैं और मेरे साथ सारे डेलीगेशंस जो हैं, सारे एमपीज जो हैं, सारे तो देश के नाम पे जा रहे हैं। हम देश के लिए बोलेंगे, इसमें पार्टी की राजनीति की बात नहीं होने वाली। लेकिन अंतर्राष्ट्रीयकरण का मुद्दा बार बार कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ, जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट ने ट्वीट वगैरह भी किए सीज फायर को लेकर। देखिए, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डोमेस्टिक ही रहेंगे। हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीजें चर्चा करेंगे, तो राजनीतिक चीजें होते हैं एक लोकतंत्र में, राइट, लेकिन विदेश में हम राजनीति खेलने के लिए नहीं जा सकते। शशि थरूर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मास्टर हैं। उनकी लीडरशिप में जो डेलीगेशन कल अमेरिका जाएगा, उसी डेलीगेशन का हिस्सा निशिकांत दुबे भी हैं। लेकिन इससे पहले 3 डेलीगेशन निकल चुके हैं। डीएमके सांसद कानिमोजी के नेतृत्व में रूस पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने आज मॉस्को में रूस के सांसदों और विदेश मंत्रालय के अफसरों के साथ मीटिंग की। रूस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के एक्शन को सपोर्ट किया है। संजय झा के नेतृत्व में जापान पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने आज जापान के कई बड़े नेताओं से भेंट की। यूएई में भारत के डेलीगेशन का दूसरा दिन था। श्रीकांत शिंदे की लीडरशिप में इस डेलीगेशन ने आज इंडियन डायस्पोरा के साथ इंटरेक्ट किया, उनके सवालों के जवाब दिए। अबू धाबी के बाद आज ये डेलीगेशन दुबई पहुंच गया है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी में थे। एस जयशंकर ने जर्मन चांसलर और वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात की और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने फिर से क्लियर किया, भारत और पाकिस्तान का मसला द्विपक्षीय है, इसमें तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है तो भारत अब दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादी जहां होंगे भारत उन्हें वहीं जाकर खत्म करेगा। अब भारत पाकिस्तान की एटम बम की धमकियों की परवाह भी नहीं करेगा। यह नए भारत का संकल्प है और दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत का साथ देना चाहिए। जयशंकर ने जो कुछ कहा वो राहुल गांधी भी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन राहुल गांधी को हर बात में, हर मौके पर मोदी का विरोध करना है। मोदी विरोध के चक्कर में वो राजनीति की लक्ष्मण रेखा को भूल जाते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि इस बार वो एयर स्ट्राइक के, अटैक के सबूत तो नहीं मांग सकते, लेकिन वो ये नहीं पूछ सकते कि हमारी एयरफोर्स ने कहां बम गिराए, कितने आतंकवादी मारे गए। तो डिप्लोमेसी पर सवाल उठाकर मोदी को घेरने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल को समझाने के बजाय उसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की एक और हरकत का खुलासा हुआ। खराब मौसम के कारण जब हमारी एक सिविल फ्लाइट मुसीबत में फंसी, पायलट ने लोगों की जान बचाने के लिए इमरजेंसी में पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसने की परमिशन मांगी तो पाकिस्तान ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। 227 पैसेंजर्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मैंने बुधवार को आज की बात में आपको हेल स्टॉर्म की वजह से टर्बुलेंस में फंसी फ्लाइट की तस्वीरें दिखाई थी। बुरी तरह घबराए पैसेंजर्स की हालत सबने देखी थी, लेकिन पाकिस्तान ने
227 जिंदगियों की कोई परवाह नहीं की। पाकिस्तान ने इस फ्लाइट को अपने एयर स्पेस में घुसने की परमिशन नहीं दी। असल में हुआ यह था कि इंडिगो की एक फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। अचानक मौसम खराब हो गया। पठानकोट के पास फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई। विमान लगातार हिचकोले खाने लगा। उस वक्त पायलट को एक ही रास्ता दिखा, अगर विमान को तय रूट से थोड़ा डाइवर्ट कर दिया जाए तो फिर डेंस क्लाउड से दूर हो जाएगा और लोगों की जिंदगी बच जाएगी, एक्सीडेंट का खतरा टल जाएगा। लेकिन मुश्किल यह थी, पायलट अगर विमान को रूट से इधर उधर करता तो विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस सकता था और पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस इंडियन फ्लाइट्स के लिए बंद किया हुआ है। लेकिन फिर भी पायलट ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की इजाजत मांगी, लेकिन लाहौर एटीसी ने परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने भी कंफर्म किया है कि लाहौर एटीसी ने पाकिस्तान का एयरस्पेस यूज करने से इनकार किया। इसके बाद पायलट के सामने आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। पायलट ने हिम्मत नहीं हारी, पूरी सूझबूझ के साथ विमान पर पूरी तरह कंट्रोल रखा, श्रीनगर एटीसी के साथ लगातार संपर्क में रहा और मुश्किल हालात में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। फ्लाइट लैंड होने के बाद पता चला कि विमान के सामने वाला हिस्सा, उसका नोज टूट गया था, लेकिन आपको पता चलेगा, लोगों ने कहा उन्हें तो यकीन ही नहीं था कि वो दोबारा परिवार से मिल पाएंगे। सबको लग रहा था कि उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। दिल्ली से बोर्ड हुए फ्लाइट में, तो फ्लाइट बहुत नॉर्मल थी। मुझे लगता है जम्मू तक हम कि पठानकोट तक हम नॉर्मल ही थे। तो अचानक से कॉकपिट से अनाउंसमेंट आया कि फास्टन योर सीट बेल्ट्स। तो हम रफ पैच में गुजर रहे तो टर्बुलेंस हो जाएगी। तो हमें लगा कि मैं फ्रीक्वेंट फ्लायर हूं, तो मुझे लगा नॉर्मल टर्बुलेंस होती है तो 2-3 मिनट या 5 मिनट तक रहेगी तो चलेगा, तो ठीक है, नॉर्मली होगी। बट जो ही 2-3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, ऐसी टर्बुलेंस हुई, प्लेन एकदम हाइट से ऊपर, हाइट से नीचे चला गया, नीचे से फिर राइट चला गया, राइट से लेफ्ट, ऊपर नीचे, ये ऐसी राइड लग रही थी रोलर कोस्टर राइड है। तो हमें लगा कि इस वाली हालत में जो हमारे दाएं बाएं पैसेंजर्स थे सब लोग पढ़ रहे थे, आदि सब लोग अपने अपने भगवान या खुदा का नाम ले रहे थे कि, और हमें भी जो मेरे साथ राइट लेफ्ट पैसेंजर वो भी लग रहा था कि ये अब टकराएगी किसी से, क्योंकि इतनी बुरी हालत में हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसी हालत हुई थी इट वॉज नियर टू डेथ। तो हमें लगा हम बच नहीं पाएंगे। तो इन्हीं दौरान 5 से 7 मिनट ये टर्बुलेंस कंटिन्यूअसली रही। तो हमें लगा, मुझे भी लगा कि ये मेरी लास्ट फ्लाइट है, तो इससे मेरी अब कोई फ्लाइट होगी नहीं इसके बाद। तो फिर 5 मिनट 6 मिनट के बाद फ्लाइट नॉर्मल हो गई। इस टर्बुलेंस के बाद, नॉर्मल के बाद हमें फिर मुझे लगता है कि पायलट ने एक राउंड कर दिया पुलवामा या शोपियान के अराउंड की, देखा मुझे सब चीजें ठीक है, मे बी टेक्निकलिटीज। तो फिर 5-7 मिनट के बाद फ्लाइट नॉर्मल रही, तो नॉर्मली लैंड हो गई। सो विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि इट विल लैंड सेफली इन श्रीनगर। इस फ्लाइट के पायलट की सूझबूझ और हिम्मत की तारीफ सबने की है और पाकिस्तान ने जो किया उसकी आलोचना हर तरफ हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान ने सिविलियंस को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था। जिस वक्त मिसाइल्स फायर की जा रही थी उस वक्त कमर्शियल एयरलाइंस कराची से लाहौर तक चल रही थी। एयर स्पेस कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया था और जब सीज फायर हो गया है तब आसमान में 227 आम लोगों की जिंदगी खतरे में थी। तो पाकिस्तान ने इस फ्लाइट को कुछ मिनट के लिए भी अपने एयर स्पेस में घुसने की परमिशन नहीं दी। ये इंसानियत के खिलाफ गुनाह है। हालांकि पाकिस्तान का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, उससे इंसानियत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए आज भारत ने भी पाकिस्तानी फ्लाइट्स के लिए अपने एयर स्पेस को अगले 1 महीने के लिए बंद कर दिया। कर्नाटक से आज एक खबर आई जो परेशान करने वाली है। हावेरी डिस्ट्रिक्ट के हनागल गैंगरेप केस के 7 आरोपी जेल से बेल पर छूटे और फिर उन्होंने पूरे शहर में शान से जुलूस निकाला। जेल से निकलने पर गैंगरेप के इन आरोपियों को रिसीव करने बड़ी संख्या में उनके दोस्त पहुंचे। फिर कई किलोमीटर बाइक और लग्जरी गाड़ियों में विजय जुलूस निकाला गया। कार के सनरूफ से बाहर निकलकर इन आरोपियों ने लोगों को विक्ट्री साइन दिखाया और रील्स बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया। गैंगरेप पे इन आरोपियों की रील्स देखकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है।
मैं आपको इस मामले की डिटेल्स बता देता हूं। जनवरी 2024 में गैंग रेप का यह मामला सामने आया था। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। असल में विक्टिम मुस्लिम है, वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो गैर मुस्लिम है। इसी बात से नाराज होकर इन दरिंदों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। 8 जनवरी को लड़कों ने पीड़ित लड़की को किडनैप किया, उसे जंगल में ले गए, उसके साथ जबरदस्ती की। ये लड़के कई महीने से जेल में थे। कोर्ट ने उन्हें इस आधार पर जमानत दे दी क्योंकि लड़की ठीक से इन लड़कों के चेहरे पहचान नहीं पाई। कोर्ट से बेल मिलने के बाद जिस तरह इन आरोपियों ने शान से जुलूस निकाला, सोशल मीडिया में उसे पोस्ट किया, उसके बाद लोकल लोगों ने पुलिस पर सवाल उठाए तो पुलिस एक्शन में आई। अब 7 में से 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, 2 की तलाश की जा रही है। अब पुलिस उन लड़कों को भी खोज रही है जो गैंगरेप के आरोपियों को रिसीव करने जेल के बाहर पहुंचे थे। 24ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾನಗಲ್ गैंग रेप केस दिल्ली 2024 के हानगल गैंग रेप केस के आरोपियों को 20 तारीख को जमानत मिली। हावेरी जेल से छूटने के बाद इन्होंने हक्की अलूर गांव में विजय जुलूस निकाला और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हमने इस केस में 5 आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है। इनके खिलाफ बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जल्द ही इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। साथ ही जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने को आधार बनाकर इनकी जमानत को रद्द करने के लिए कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की जाएगी। ये तस्वीरें, ये वीडियोस बहुत दुखदाई हैं। ये गैंगरेप के आरोपी हैं। टेक्निकल आधार पर कोर्ट से जमानत मिली है, ये बरी नहीं हुए हैं, अभी केस चल रहा है। ये सेलिब्रेट करने वाली बात है। इन लड़कों ने जिस तरह की हरकत की उससे साफ है इनकी जगह जेल में है और इन्हें वहां पहुंचना ही चाहिए। इंदौर से भी इसी तरह की खबर आई। शूटिंग एकेडमी में कई लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने वाले मोहसिन खान के जो कारनामे सामने आए हैं वो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। शूटिंग कोच मोहसिन खान पर कई हिंदू लड़कियों का यौन शोषण का आरोप है। मोहसिन के खिलाफ 2 और महिलाएं भी सामने आई हैं। इनमें से एक महिला वकील है जो एकेडमी में शूटिंग सीखने जाती थी, जबकि दूसरी महिला ने मोहसिन की एकेडमी में 1.5 महीने नौकरी की थी। पुलिस ने इन दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मोहसिन के मोबाइल चैट और उसके फोन से मिले वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। मोहसिन के फोन से कई लड़कियों के वीडियोस मिले हैं। यह मामला तब खुला जब एकेडमी में शूटिंग सीखने वाली एक लड़की ने मोहसिन पर बैड टच का आरोप लगाया। पुलिस ने जब कंप्लेंट जाहिर की तो उसके बाद पॉक्सो एक्ट में मोहसिन को गिरफ्तार किया गया। आज मोहसिन की एकेडमी में काम करने वाली एक महिला ने कहा कि मोहसिन उसे एकेडमी के नीचे अपने फ्लैट में बुलाकर गलत हरकतें करता था। इस महिला ने कहा कि मोहसिन लड़कियों को बैड टच करता था, उन्हें धमकाता था कि अगर शिकायत की तो उनका करियर तबाह कर देगा। पीड़ित महिला ने कहा मोहसिन बेहद कट्टर था और हिंदू लड़कियों को कलावा भी नहीं बांधने देता था। पीड़ित महिला ने मांग की ऐसे दरिंदे को फांसी होनी चाहिए। यहाँ पे जॉब ज्वाइन करी थी एज असिस्टेंट, तो मैं उसके यहाँ पे जाती थी। उसका जो एकेडमी थी उसकी रेंज 3rd फ्लोर पे थी और वो 2nd फ्लोर पे रहता था। तो मैं जब भी जॉब पे जाती थी तो किसी ना किसी बहाने मुझे नीचे बुलाता था उसके फ्लैट। तो मुझसे पहले कुछ अश्लील बातें करी, उसके बाद मेरे को बैड टच करा। मेरे सामने उसने कम से कम 7-8 लड़कियों को तो एब्यूज मतलब करा है, मतलब बैड टच करना, गंदी बातें करना, मतलब ये सब उसने करा है मेरे सामने। सबको यही बोलता था कि कैरियर बना दूंगा, और अगर वो लड़कियां अगर बोलती भी थी, कोशिश करे कि शिकायत करे, तो वो ना उनके घर वालों को इस तरीके से उसने करके रखा था कि घर वाले बिल्कुल बच्चों के वो थे कि तुम मतलब सर के खिलाफ फालतू बातें नहीं कर सकते। तो सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। वो कलावा नहीं बांधने देता था किसी को। यहाँ की राइफल्स में जो स्टूडेंट्स ने कलावा बांधे थे उसने वो भी हटवा दिए थे। तो लड़कियों को उसने बोला नॉनवेज खाया करो, जो नहीं खाती उनको भी उसने नॉनवेज खिलाया है। जो शख्स खुद को ट्रेनर बताता हो, टीचर कहता हो, अगर वो अपनी स्टूडेंट से इस तरह की हरकतें करे, अपनी सहकर्मियों पर बुरी नज़र रखें, तो ऐसे शख्स को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। मोहसिन को सख्त सजा दी जाए, जितनी सजा दी जाए वो कम है। बांग्लादेश में एक बार फिर सरकार और फौज के बीच टकराव के हालात बन गए हैं। आर्मी चीफ के रवैये से परेशान बांग्लादेश के हेड ऑफ स्टेट मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वो ऐसे हालात में काम नहीं कर पाएंगे, अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।
ढाका में अपने मंत्रियों के साथ बैठक के बाद यूनुस ने कहा कि फौजी अफसर, राजनीतिक दल उनसे तमाम तरह की डिमांड्स कर रहे हैं, वो सबकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते, इसलिए इस्तीफा देना चाहते हैं। असल में पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद आंदोलन करने वाले छात्रों ने नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस को इस उम्मीद में कुर्सी पर बैठाया था कि वो देश में जल्दी सुधार करेंगे, चुनाव करवाएंगे और चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंप देंगे। 10 महीने बीतने के बाद भी मोहम्मद यूनुस देश में कोई बड़ा सुधार नहीं कर सके। उल्टे जमात इस्लामी और हिजबुल तहरीर जैसे कट्टर इस्लामिक संगठन हावी होते जा रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, देश पर कर्ज बढ़ने लगा है और रोज रोज के विरोध प्रदर्शनों से बांग्लादेश की जनता बेहद परेशान है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और बांग्लादेश के आर्मी चीफ मोहम्मद यूनुस की सरकार से कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कराएं, लेकिन चुनाव सुधार के नाम पर मोहम्मद यूनुस और उनके साथी सत्ता में बने रहना चाहते हैं और अब विरोध शुरू होने पर मोहम्मद यूनुस ने पद छोड़ने की धमकी दी है। यूनुस के कट्टरपंथी झुकाव से वो छात्र भी परेशान हैं जिन्होंने आंदोलन करके शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया था। इन छात्रों ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी बनाई है और चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस निष्पक्ष रहकर चुनाव कराएं, लेकिन सत्ता में आने के बाद से यूनुस लगातार जमात इस्लामी के नेताओं को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने जमात के कुछ नेताओं को चुनाव आयोग में भी बिठा दिया है। इससे नाराज छात्र नेता फिर से सड़कों पर उतर आए और मोहम्मद यूनुस से कहा वो कट्टरपंथी पार्टियों को बढ़ावा देना बंद करें। চাঁদাবাজ দখলবাজদের হাতে এ দেশের শাসনভার আর তুলে দিতে চাই না। তাদের কথা ছিল বিএনপির মুখপাত্রের মতো, যত কথা বলেছেন, যত কাজ করেছেন, সবকিছু ছিল বিএনপির মুখপাত্রের মতো। আজকে আমাদের নির্বাচন কমিশনের সংস্কার লাগবে, আজকে আমাদের জুলাই ঘোষণাপত্র লাগবে। बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी भी मोहम्मद यूनुस से नाराज है। बीएनपी ने मोहम्मद यूनुस से कहा कि वो अपनी कैबिनेट से जमात इस्लामी समर्थक नेताओं को बाहर करें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बर्खास्त करें और वादे के मुताबिक दिसंबर तक देश में आम चुनाव कराएं, जिससे आवाम की पसंद की हुकूमत मुल्क को चला सके। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কোনো কোনো মহলের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের सरकार की जिम्मेदारी आम चुनाव कराने की है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि सरकार का एजेंडा एक खास ग्रुप के लोगों के हितों को साधने का हो गया है। इस वजह से अंतरिम सरकार के कुछ कदमों को लेकर आम लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हो रही हैं। জনমনে अपने क्रिटिक्स का मुंह बंद कराने के लिए मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया, लेकिन इससे बात नहीं बनी क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी भी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से खफा है। असल में मोहम्मद यूनुस रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए म्यांमार से कॉरिडोर बनाने के लिए राजी हो गए हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमा ने म्यांमार से रोहिंग्या के लिए कॉरिडोर बनाने के फैसले का खुला विरोध किया है और सरकार के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। आर्मी चीफ ने यूनुस से कहा कि वो हर हाल में दिसंबर तक चुनाव कराएं, लेकिन मोहम्मद यूनुस चुनाव कराने के मूड में नहीं है। वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन खालिदा जिया की पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल तुरंत चुनाव चाहते हैं। बस इसी बात का टकराव है, इसी बात का झगड़ा है और बांग्लादेश में एक बार फिर से हालात लगातार बिगड़ने लगे हैं। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में। आपकी अदालत का ये स्पेशल शो ऑपरेशन सिंदूर पर होगा। उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो सरकार से पूछे जा रहे हैं।